तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको पीवाईक्यूज दिखा देता हूँ 2024 में, जो कि डायरेक्टली आए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में, और ना केवल 2024 बल्कि इसके पीछे भी वो आए हुए हैं। तो चैप्टर 9 देख सकते हैं, सोलर रेडिएशन, इसमें से भी एक पीवाईक्यू आया हमें देखने को मिला है, और मैं आपको सारा ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि ये देखिए, ये है कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, एटमॉस्फेयर इज हीटेड, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात हो रही है। इधर देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये सीधा सीधा आपकी, ये देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ज्योग्राफी 104, जो कि मैं 2019 की बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नई वाले में भी है, तो पेजेस थोड़ा अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गैसेज दैट ऑब्जॉर्व लॉन्ग वेव रेडिएशन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर आगे आएंगे, आइसोथर्म के बारे में दिया गया है, जो कि अभी 9th चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ पर ये आप चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर इन जनवरी, आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर ओशन एंड टू द साउथ। ये देखिए, प्री 2024 क्वेश्चन नंबर 4 में आया हुआ है। ये देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल जाएगी। इसको पढ़ के ये देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड। यहाँ पे देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन, गल्फ स्ट्रीम। ये देखिए, जनवरी, आइसोथर्म डेविएट टुवर्ड्स नॉर्थ ओवर द ओशन। तो यहाँ पे ये यही चीज़ कह रहा है कि नॉर्थ में ये बेंड होती है, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखेंगे, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन। फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली देखेंगे, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनो, वॉर्म्स एट डस्ट एंड गैसेज एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन भी है, और यहाँ पे देखिए, ये सल्फर भी देखने को मिलेगा। यानी सारी ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और फिर इधर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, आपका मरीन वेस्ट क्लाइमेट है, और इसका जो आंसर है दोस्तों, वो मरीन वेस्ट क्लाइमेट है। 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा सेम टू सेम हूबहू चीज़ें दे दी गई हैं। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एनुअल एंड डेली रेंजेज ऑफ टेम्परेचर, और स्मॉल या लो। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट हूबहू। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आइए लौटते हैं अपनी चैप्टर की तरफ और बढ़ते हैं। तो सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और पूरा एनसीईआरटी के थ्रू ही बेसिक तरीके से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कॉपी पेन लेके बैठिए आप, कुछ कुछ इसमें कैलकुलेशंस भी होंगे, उनको आप कर लीजिएगा मेरे सामने, और कीवर्ड्स आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जो लाइनें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आप देख लीजिए। बहुत धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ, जिनको आता है उनको थोड़ा सा स्लो लग सकता है। कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं भी अलग तरीके से बताऊंगा, वो कहेंगे बड़ा बेसिक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ही काम करती हैं। क्योंकि मैं दोबारा एनसीईआरटी पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, जो नई नई अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी खास होने वाली है ये वीडियो। और जिनको आता है उनको थोड़े अलग अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं, मिल जाएं, और ये चीज़ें उनकी रिवाइज हो जाएंगी। इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाएंगे आउट ऑफ 17 to 80 क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात होती है। आइए, डू यू फील एयर अराउंड यू? क्या आप अपने आसपास एयर को फील करते हैं? और डू यू नो दैट वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज पाइल ऑफ एयर? वी इनहेल एंड एक्सहेल बट वी फील द एयर व्हेन इट इज इन मोशन। बट हम फील करते हैं एयर को जब वो मोशन में होता है। इट मीन्स, इसका ये मतलब होता है, एयर इन मोशन इज विंड। इसका क्या मतलब है कि जो हवा चल रही है, अगर वो मोशन में है तो उसको हम विंड के नाम से जानते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फैक्ट दैट अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर ऑल अराउंड। और आप जानते हैं कि चारों तरफ है। चैप्टर 8 पिछले वाले चैप्टर में ही आपको बताया मैंने। तो दिस एनवेलप एयर इज एटमॉस्फेयर, और इसको एनवेलप है जो एयर का, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। थोड़ा प्री कैप दे रहा है। द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट दिस एनर्जी फ्रॉम सन, ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। तो सारी ही एनर्जी कहाँ से आती है? आपको पता है कि सूरज से धूप आती है, तो सारी एनर्जी वहीं से आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये वीडियो अनकट रखने वाला हूँ मैं, तो क्योंकि ऐसे ही पढ़ेंगे तो एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मैं अपलोड कर सकता हूँ। एज अ रिजल्ट द अर्थ नाइदर वार्म्स अप नॉर डज इट गेट कूल्ड। और इसका ये रिजल्ट होता है कि अर्थ ना बहुत ज़्यादा वार्म होती है, और ना ही बहुत ज़्यादा वो कूल हो पाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दस द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ इज नॉट सेम। इसलिए तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे, जो अर्थ है, चाहे इक्वेटर है, इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी मिलेगी, पोल पे कम गर्मी मिलेगी। उसके लिए मैंने आपको एक फिगर बना के बताया हुआ था ना अच्छी तरीके से, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये है आपका इक्वेटर, और ये है आपका पोल। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे सूरज देवता हैं, यहाँ से सूरज से सन से ये रेज आ रही हैं। इसको
ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी या इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, आप अपने दिमाग से सोचिए। ठीक है, जब इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तो फॉर एग्जांपल आप फ्लैश लाइट लेते हैं अपने फ़ोन का, एकदम अंधेरा है, घप्पा अंधेरा, और यहाँ मेरा हाथ है और आपका ये फ़ोन है, और इस फ़ोन से आप अपने हाथ पे फ़ोटो खींचते हैं फॉर एग्जांपल। अब ये फ़ोटो खींचेंगे पास से तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी ना, तो अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी, अच्छी इमेजेस आएंगी। लेकिन अगर आप इसको दूर कर देंगे और फ्लैश लाइट तब जलाते हैं तो आपकी फ्लैश लाइट जो स्कैटर कर जाती है, डेविएट कर जाती है, वो फैल जाती है चारों तरफ, जिस वजह से उसका जो एरिया है, फील्ड है, वाइड हो जाता है और उसकी जो इंटेंसिटी इसके ऊपर है वो कम हो जाती है, तो विजिबिलिटी इसकी कम हो गई, यानी इसके ऊपर कम एनर्जी अब पड़ने वाली है। कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स वगैरह थे जो इधर उधर छोटे मोटे, उन्होंने स्कैटर कर दी और वो अपना पाथ बदल दिया, उन्होंने सीधी जा रही थी, टेढ़े मेढ़े इधर उधर हो गए, और कुछ एनर्जी जो है लॉस हो गई, तो आपको पता है कि यहाँ पे कम दिखेगा। तो वही कह रहा है कि अगर ज़्यादा दूर इसको ट्रैवल करना पड़ेगा तो, और एकदम ऐसे तिरछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम एनर्जी जाएगी आपके पोल्स के पास और यहाँ पे आपके पास ज़्यादा एनर्जी मिलेगी क्योंकि इक्वेटर पास में है। ठीक, ये आपका बेसिक सा डिफरेंस है। चलिए हम शुरू करते हैं सोलर रेडिएशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सोलर रेडिएशन इंसोलेशन से, तो इस पर मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है। सोलर रेडिएशन की बात करते हैं। द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। जो अर्थ की सरफेस है वो रिसीव करती है अपनी ज़्यादातर एनर्जी ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। अब शॉर्ट और लॉन्ग दो प्रकार की वेवलेंथ होती है। शॉर्ट वेवलेंथ ऐसे ऐसे ऐसे, लॉन्ग वेवलेंथ जिसमें वेवलेंथ उसकी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंसोलेशन है, यानी जो सन से आ रही है, वो शॉर्ट होगी। तो हमेशा इसको ऐसे याद करिएगा कि सूरज की गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेंस है, बहुत तेज़ी से आ रही है। तो बहुत पास पास, इसको ऐसे समझिएगा, बहुत पास पास रेज होंगी, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, तो रेज की जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, यानी एक एक ही कम जगह में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा रेज होंगी, वेव्स होंगी। इसको इस तरीके से आप अगर समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ कम डिस्टेंस में है। और जो ज़मीन से जा रही है वो लॉन्ग होगी। लॉन्ग वेव क्यों होगी? क्योंकि उसमें थोड़ी कम एनर्जी है और वो थोड़ा दूर दूर है, क्योंकि जो पास में रहते हैं वो ज़्यादा होते हैं, या जो डेंस होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, या जो दूर रहते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड है तो वो ज़्यादा मजबूत होगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी अगर सूरज के पास से आ रही है तो शॉर्ट होंगे, वो शॉर्ट होंगे यानी शॉर्ट वेव्स होंगी, पास पास में होंगे तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और जो अर्थ से निकल रही है वो दूर दूर है, उसमें कम एनर्जी है, तो उसके पार्टिकल थोड़ा, उसकी वेवलेंथ दूर हो गई। तो उसको ऐसे याद कीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आगे आइए। एज द अर्थ इज जियोइड रिजेंबलिंग अ स्पेयर। तो यहाँ पे एक जियोइड वर्ड का यूज हुआ है, क्योंकि हमारी वर्ड अगर अर्थ देखेंगे तो सर्कुलर नहीं है और ना ही कंप्लीटली स्पेरिकल है, वो है जियोइड शेप में। ठीक जो कि एक स्पेरिकल या स्फेयर की तरह देखने में लगती है। द सन्स रेज फॉल ऑब्लिक्विली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो ये आपकी सन की रेज हैं वो ऑब्लिक, ऑब्लिक क्या होता है आपको पता होगा कि ऑब्लिक ऐसे थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी तिरछी तिरछी आती है द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर के ऊपर। और एंड द अर्थ इंटरसेप्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सन्स एनर्जी। और बहुत कम अमाउंट सन की एनर्जी का अर्थ में अंदर आ पाती है, इंटरसेप्ट कर पाती है, बहुत कम एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा लौट जाती है। अगर पूरी की पूरी आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरी पर सेकेंड। तो ये मात्रा है कि कितनी एनर्जी आ रही है सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। यानी एक मिनट में अगर हम एक स्क्वायर सेंटीमीटर लेते हैं, सेंटीमीटर मतलब इतना बड़ा होगा ना, तो एक सेंटीमीटर ऐसे उसका एक स्क्वायर बनाओ, एक सेंटीमीटर। आइए बताता हूँ आपको, चलिए यूनिट भी हम आपको समझा देंगे, थोड़ा सा फिजिक्स में है इसमें ना। तो ये आपका एक स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक, 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर में एक मिनट में, यानी 1 सेंटीमीटर का हमने एक छोटा सा वो लिया, मेटल लिया, मान के चलिए ये आयरन ले लिया, एक पीस ले लिया मैंने लोहे का। ठीक, अब इस पीस को मैंने रख दिया धूप में रख दिया। अब धूप में रखने के बाद टाइम भी होता है ना। आप अगर देखते हैं चूल्हा जलाएंगे आप, तो गैस पे अगर रखते हैं कोई पतीला, तो 1 मिनट रखेंगे तब ज़्यादा गर्म होगा, या 20 मिनट रखेंगे तब ज़्यादा गर्म होगा? ऑब्वियस सी बात है, तो 20 मिनट में ज़्यादा गर्म हुआ। इसका मतलब ये है, अगर मैं कहूँ कि तुम जाओ चाय बना दो
और 1 मिनट में चाय बनाना तो 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पे टाइम ज़रूरी है। आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि कितनी देर उबालना है, ठीक। 2 मिनट में मैगी, तो 2 मिनट उसको उबालना है, तो ये चीज़ होती है। मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मिनट डिसाइड करता है कि कितने टाइम तक उसको एनर्जी मिल रही है। कम मिलेगी तो कम एनर्जी मिलेगी, कम टाइम होगा, तो इसलिए यहाँ पे मिनट का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहूँगा 1 मिनट, इतना बड़ा सा भगोला को 1 मिनट रखो, और इतने बड़े कराहा जो होती है ना, गाँव गाँव में बनता है हमारे, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ती हैं, तो उसमें पूड़ी पूड़ी बनाई जाती है। और पहले मैं छोटा सा, इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनती थी प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ से हूँ ना, तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनती थी, और औरतें, गांव की औरतें आके बेलती थी। पहले हलवाई वाला सिस्टम नहीं था, और मैं छोटा सा, तो मैं भी एक लोई ले लेता था आटे की, उसको बूंद बूंद के ऐसे रगड़ता था, गूंदना, तो ऐसे ऐसे चलता था भाई तख्ते पे, तो ऐसे बनती थी। तो वही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट होगा, अब कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज भी तो होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि 1 स्क्वायर है। आप कह दो कि भैया इसमें 1 मिनट इसको रखे हो इतनी, और 1 मिनट इसको रखे हो, तो तुम यूनिट हो नहीं पाएगी ना, तो इसलिए इसको 1 सेंटीमीटर रखा गया है। अब देखिए, मैं इतनी छोटी चीज़ इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप थोड़ा आगे स्किप भी कर सकते हैं, 10 10 सेकंड 20 20 सेकंड आगे आप बढ़ा सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट से आगे जाना है, ठीक। लेकिन ये चीज़ हर जगह अप्लाई होगी, ऐसे ही यूनिट हर जगह निकलती है। आपने अगर पढ़ा है साइंस में तो बहुत अच्छी बात है, वरना एकदम अच्छी तरीके से धीरे धीरे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ मैं। आइए, अब यहाँ पे कितना रिसीव होगी, अगर हम ऐसा रखते हैं 1 सेंटीमीटर का 1 मिनट में, वो 1.94 कैलोरी रिसीव होगी, हो गया। यहाँ से इतना हम समझ गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, ये कहाँ रिसीव होगी, जमीन पे नहीं, जो एटमॉस्फेयर का एकदम टॉप है, यानी जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर खत्म होता है, एग्जॉस्फेयर बताया था ना, एग्जॉस्फेयर के आसपास, वहाँ पे आपका एकदम टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा ये सर है, ये सर ही मेरा, ये समझ लीजिए 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, एस टी, क्या बताया था, STMT, ठीक है। क्या बताया था, ST, ये बताइए नीचे कमेंट करके बताइए, भी पिछले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। तो उसमें से आप बताइए मुझे। अब द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली, और जो सोलर आउटपुट होता है, इनपुट आउटपुट, तो वहाँ पे जो रिसीव होता है वो स्लाइटली वेरी करता है इन अ ईयर, एक साल में, क्योंकि वेरिएशन इन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि वेरिएशंस होती हैं किसमें, अर्थ और सन में। यहाँ पे क्यों, क्योंकि जो अर्थ होती है ना, एक चीज़ में मुझे और कन्फ्यूजन थी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख रहे हैं, ये है मोशन जो कि अर्थ करती है आपके सन के अराउंड। तो यहाँ पे एपहीलियन देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ, और पेरीहीलियन मतलब लॉन्गेस्ट नाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और शॉर्टेस्ट नाइट देखने को मिलेगा। अपहीलियन और पेरीहीलियन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। डे एंड नाइट इक्वल लेंथ की होंगी इस टाइम में, अगर यहाँ पे जाएंगे। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर आप एक बॉल लेते हैं और उसको अगर सन की तरफ टिल्ट करेंगे, तो ऐसे जब वो रोटेट होगी तो नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ ही में रह जाएगा, अगर वो ऐसे टिल्ट करेंगे तो साउथ पोल साउथ में है तो साउथ में ही रह जाएगा। लेकिन ये जो अर्थ होती है ना, ये अर्थ अपने एक्सिस पे जिस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में ये बेंड होती है। समझ रहे हैं आप, देखिए कैसे, कि ये अर्थ है, ये गोला गोला सा अर्थ है, ये मान लीजिए ये वाली डंडी है, ठीक। ये वाली डंडी जिस तरफ जा रही है ना, जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मान लीजिए जा रही है, तो ये इस आगे इस तरफ बेंड है, ठीक। अगर ये आगे की तरफ बेंड, अगर ये सन की तरफ बेंड होती तो ये हमारा नॉर्थ पोल आगे हो जाता। तो नॉर्थ पोल जब आगे होता, तो जब ये घूमती रहती फिर भी तो हमारा नॉर्थ पोल ही आगे होता। दूर जाता तो मान लीजिए घूम भी जाता, फिर भी जो मोस्टली इसमें हमें देखने को मिलता है, ये इधर आगे हो जाती, कभी जाती तो उधर नॉर्थ पोल आगे हो जाता, कभी इधर, तो साउथ वाला तो कोई इसमें चांस ही नहीं था। लेकिन ये अपनी डायरेक्शन में, यानी जिस तरफ जा रही, जैसे ये ऐसे जा रही है, ऐसे 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 जा रही, तो ये अपने एक्सिस पर बेंड होती है। और ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। देखिए, अपनी एक्सिस पर टिल्ट होती ऐसे, ना सन की तरफ और ना सन के अपोजिट। ये मैं सन हूँ मान लीजिए, तो ये मेरी तरफ नहीं टिल्ट होगी, ना इस साइड टिल्ट होगी, ये अपनी तरफ अपने डायरेक्शन में से टिल्ट की है। तो जब ये अपनी ओर टिल्ट की है, तो जब ऐसे घूमेगी ऐसे घूमेगी,
फिर एक टाइम आएगा ये ऐसी ऐसी हो जाएगी, लंबी लंबी, ऐसे ऐसे लंबी लंबी हो जाएगी, और जब ये लंबी लंबी होगी तो यहाँ पे नीचे साउथ आ जाएगा, फिर इस साइड घूम के आएगी तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। तो ऐसे होता है। कभी कभी ये इक्वेटर पे देखिए नॉर्थ जून में जो है नॉर्थ की तरफ डेविएट हो जाती है, फिर थोड़ा साउथ की तरफ आने लगती है। तो ऐसा ये सिस्टम चलता है और ये आपको देखो मिलती है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन 152 मिलियन किलोमीटर ऑन 4 जुलाई। और अर्थ जो होती है वो सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? जुलाई में, 152 मिलियन किलोमीटर। और द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एफिलियन। और इस पोजीशन को हम एफिलियन कहते हैं। एफिलियन यानी ज़्यादा दूर है, दूर है। और 3 जनवरी को क्या होता है कि अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। 3 जनवरी को अर्थ सूर्य के एकदम पास में होती है और 147 मिलियन किलोमीटर होती है। यानी डिफरेंस देख रहे हैं, 3 ये 2 ये 3 2 5 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस। तो पोजीशन इज कॉल्ड पेरीहीलियन, यानी और इसको पेरीहीलियन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने दिखाई, फोटो में भी आप लोगों ने देखा। Therefore, the annual insolation received by the Earth on the 3rd January is slightly more than amount of received on 4 जुलाई। इस वजह से जब पास में है तो इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगा हमें जनवरी में। वैसे नॉर्मली जनवरी में हमें ठंडी देखने को मिलती है, लेकिन ठंडी में ही ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिल रही है। तो देखिए ये चीज़ है। और जो ये लाइन आ सकती है, आप सोचेंगे कि जनवरी में तो ठंडी होती है, इसका मतलब इंसोलेशन कम होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं टिक मार के चला आता हूँ, यहीं आपकी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 जुलाई जो है वहाँ पे उससे ज़्यादा 3 जनवरी को इंसोलेशन मिलती है, यानी 4 जुलाई को कम मिलती है। ठीक। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन इन सोलर आउटपुट इज मास्क्ड बाय अदर फैक्टर। लेकिन ये जो वेरिएशन है ना ठंडी के ऊपर, ये मास्क छिप जाता है, इसको छिपा लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है, या उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैंड और सी का, ठीक है, एंड द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। और जो हमारी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चल रही है, और इसी वजह से कहते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज को, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बचाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो गई, आपकी लैंड एंड सी डिफरेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इसकी वजह से हम जैसे रह रहे हैं ना, हमें जो क्लाइमेट मिल रहा है ना, जो वेदर मिल रहा है, वो बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है। ठीक। सब कुछ ऐसे ही नहीं होता कि सन से दूर हो गए, सन के पास हो गए, तो यहाँ ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें अपोजिट भी काम करती हैं। हेंस दिस वेरिएशन इन सोलर आउटपुट डज नॉट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेस। और इस वजह से इस वेरिएशन का सोलर आउटपुट के, मतलब सोलर आउटपुट जिसमें मिल रही है, वो डज नॉट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेस। डेली वेदर चेंजेस पर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि जनवरी में अगर ऐसा होता कि ज़्यादा इंसोलेशन मिल रही है तो जनवरी में तो ठंडी की जगह गर्मी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि हीट ज़्यादा आ रही, पर ऐसा होता नहीं है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वेरिएबिलिटी यानी अलग अलग प्रकार की वेरिएबल, कहाँ कहीं कम कहीं ज़्यादा इंसोलेशन, जो हीट मिल रही है। इंसोलेशन मतलब इंसोलेशन, सोलर, और लेशन मतलब जो सोलर से रेडिएशन या वेव्स आ रही है, एनर्जी आ रही है, उसका मतलब है। द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे। जो अमाउंट है इंसोलेशन की वो वेरी करती है एक दिन में। कैसे? दिन में कैसे वेरी करेगी? सुबह है कम देगी किसी रीजन में, ठीक, और दोपहर हुई बढ़ गई, 1 बजे सबसे ज़्यादा हाई, फिर धीरे 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 3 बजे 4 बजे 5 बजे फिर रात हो गई, ख़त्म। इन अ सीज़न, सीज़न में कैसे इम्पैक्ट करेगी? गर्मी चल रही है ज़्यादा इंसोलेशन, ठंडी चल रही है कम हीट मिलती है, कम धूप मिलती है, थोड़े बादल वगैरह भी रहते हैं। उसके बाद बारिश आती है, उसमें कभी धूप हो जाएगी, कभी क्लियर स्काई हो जाता है, तो कभी बारिश होने लगती है तो बादल आ जाते हैं, कभी जो है कम हीट आती है, कभी ज़्यादा धूप आती है, कभी एकदम घने बादल होते हैं। तो सीज़न पे डिपेंड करता है। इन अ ईयर, ईयर में भी होता है। ईयर में कैसे होता है? ईयर वाइज, अब इस साल ज़्यादा है, अगले अगले साल कम हुई, उस साल उसका एवरेज कम रहा, ज़्यादा रहा, ऐसा होता। ठीक है, वो डिपेंड करता है। द फैक्टर दैट कॉज दिस वेरिएशन इन इंसोलेशन। और जो फैक्टर होते हैं वेरिएशन लेके आते हैं इंसोलेशन में, पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो मैंने आपको फिगर दिखाया कि अर्थ का जो रोटेशन है वो अपनी एक्सिस पर, क्योंकि वो ऐसे टिल्ट है, तो टिल्ट है तो जब ऐसे ऐसे घूमेगी टिल्ट होके, तो कभी उसका पीछे वाला पार्ट यानी साउथ वाला पार्ट आगे हो जाएगा, कभी उसका आगे वाला पार्ट आगे हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे अफेक्ट करती है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ रेडिएशन, जो एंगल है ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, तो जो एंगल है इंक्लिनेशन का
ऑफ सन्स रेज। वही चीज़ मैंने आपको जो शुरू में बताई कि सन की रेज कैसी आ रही हैं, सीधी सीधी आ रही हैं, थोड़ी स्लेंटेड आ रही हैं, और ज़्यादा पोल्स पे स्लेंटेड जा रही हैं, तो उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस प्रॉपर है। कोई चीज़ एकदम सीधी आएगी लगेगी आपको, ठीक, तो ज़्यादा लगेगा, या आपको ऐसे छू कैसे निकल जाएगी तो लगेगा, तो सीधी आएगी ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा इंसुलेशन मिलेगा। द लेंथ ऑफ द डे, डे का लेंथ क्या है। अब कहीं पे दिन हो रहा है 6 महीने का, कहीं पे दिन हो रहा है, हो 6 महीने हो ही नहीं रहा है, कहीं पे दिन हो रहा है 12 घंटे का, कहीं पे दिन हो रहा है 2 ही घंटे का, 5 घंटे का। यानी यहाँ पर डे की लेंथ भी इफेक्ट करती है। 5 घंटे का दिन तो ऐसे होता नहीं है, फिर भी ठंडियों में दिन जो है वो कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुबह 7-8 बजे धूप निकलेगी, शाम को 5 ही बजे हो जाता है, तो 1-2 घंटे का उसमें डिफरेंस आता नहीं है। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी कैसी है। वहाँ पे बादल हैं, वहाँ पे आ गए हैं कई पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या फिर अल्बीडो हाई है, अल्बीडो का मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है, बादल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक, ये होता है ट्रांसपेरेंसी कैसी है। फिर द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ दिस एस्पेक्ट, और कन्फिग्रेशन कैसा है लैंड का, कि लैंड में कौन सा कन्फिग्रेशन है, क्या लैंड फॉर्म है, क्या लैंडस्केप है, हिल्स हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, क्या है कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द लास्ट टू हाउएवर हैव लेस इन्फ्लुएंस, और ये जो लास्ट टू हैं ट्रांसपेरेंसी और कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड, इनका कम इम्पैक्ट होता है, बाकी ऊपर वाले जो हैं उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तीनों का, ठीक। द फैक्ट दैट अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल 66 कंप्लीट 1/2, यानी 66 सही 1/2 with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on amount of insolation received at different latitude। तो ये जो टिल्ट है 66 कंप्लीट 1/2 का, ये इस जो देखिए यहाँ पे ऐसे जो टिल्ट है, इस टिल्ट की ही वजह से जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो अलग अलग पड़ता है डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे। तो यही कह रहा है, अगर ये मुड़ी ना होती तो जो ऐसे ऐसे घूमती रहती, सीधी है तो सीधी है तो भाई ये इक्वेटर पे ही ऐसे आएगी, और जहाँ जैसे पड़ रही है वैसे ही पड़ती, कुछ उसमें पता ही नहीं चलता। दूसरा फैक्टर क्या है, दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव इज एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेज। तो ये चीज़ आगे ही बता रहा है कि इंक्लिनेशन है, फिर से वही चीज़ बता रहा है। दैट डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। अब ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, कि प्लेस किस लैटिट्यूड पर स्थित है ना। तो लैटिट्यूड क्या होता है कि इक्वेटर पे है, कि उसके आगे ट्रॉपिक्स पे है, कि पोल्स पे है, ये लैटिट्यूड हो गया। अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, कि किस हाइट पर है, ऊपर है या नीचे है। माउंटेन्स आएंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो द हाइयर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल, ठीक। अगर ज़्यादा एटीट्यूड होगा, ज़्यादा लैटिट्यूड होगा, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, लेस होगा। कैसे, सीधी जाएगी 90 डिग्री, टेढ़ी जाएगी तो कैसी होगी, एंगल कम हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा, तो एंगल उसका कम होता रहेगा। दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग स्लैंट सनरेज। तो यहाँ पे ये देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सनरेज आ रही है हमारी। अब ये सनरेज आई इधर, देखिए ये देखिए, ये ऐसे सीधी सीधे ऐसे निकल गई, ठीक, स्लैंटेड, और यहाँ पे सीधी पड़ रही है, ये देखिए 90 डिग्री, इधर आएंगे 6, तो ये देखिए 43 डिग्री हो गया, ठीक, 47 डिग्री हो रहा है स्लैंटिंग रेस। तो यहाँ पे ये देखिए समर सोलिस्टिस का है, तो ये स्लैंट रेस दिखा रहा है, ठीक। इफ मोर एरिया इज कवर्ड, अगर ज़्यादा एरिया कवर्ड है, द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस। ज़्यादा एरिया कवर करनी पड़ेगी, शुरू में ही मैंने बताया, तो एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में खोने लगेगी, और जो नेट एनर्जी रिसीव होगी एक यूनिट एरिया में, अभी मैंने यूनिट भी समझाई आपको, वो कम हो जाएगी। मोर ओवर द स्लैंट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ग्रेटर डेप्थ ऑफ एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन मोर एब्जॉर्प्शन, और जैसे ही वो आगे बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, उसको एब्जॉर्प्शन का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे आप इसको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को डेविएट कर देंगे, कुछ इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि अब किसी भी चीज़ में गर्मी पड़ेगी तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, गर्म तो होगा ही ना। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा गर्म कैसे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, धूल होगी तो धूल एब्जॉर्ब नहीं करती, करती है, माइक्रो पार्टिकल है, थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। आगे चलिए, फिर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कर देगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मतलब एक में गया, उसको तोड़ दिया, फिर उसने थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ऐसा होगा। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वाटर वेपर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है। लेकिन जो वाटर वेपर है वो आपकी ज़मीन से लॉन्ग वेव वाली भी और सूरज से आने वाली शॉर्ट वेव को, दोनों को रिसीव करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको फिगर समझ में आ गया, यहाँ पे एंगल बताया गया है और यहाँ पे टिल्ट दिखाया गया है। ये देखिए अपनी एक्सिस पर ये ऐसे टिल्ट हुई है।
फिर द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो जो आपका एटमॉस्फेयर है वो लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे आपको आवाज नहीं आ रही होगी, देखिए माइक्रोफोन हमारा। तो जो एटमॉस्फेयर है वो लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के लिए। शॉर्ट वेव का मतलब सन से आने वाले के लिए लगभग वो ट्रांसपेरेंट होता है। आइए एनर्जी हमको चाहिए, एनर्जी दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सन से एनर्जी आएगी ही नहीं तो यहाँ पे ना फोटोसिंथेसिस होगी, ना यहाँ पे गर्मी मिलेगी, ना ऊर्जा मिलेगी, ना ऊष्मा मिलेगी, ना प्लांट बन पाएंगे, ना विंड डी हमें मिल पाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट यानी उसमें कंजेस्टेड है। शॉर्ट मतलब एकदम शॉर्ट शॉर्ट, छोटी छोटी जगह पे है, सब बहुत ज़्यादा है, एकत्रित है, डेंस है। इस वजह से वो सन से आ रही है और वो आने ही देगी, उसके लिए ट्रांसपेरेंट होगा, तो हम ऐसा कहेंगे, ठीक। लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। अब आप पानी में एक बॉल रखे हैं, बॉल को निशाना मारना है तो पहले पानी में जाएगी वो, जिससे मारेंगे ना। अब मछली, अगर कोई मछली लिया है और मछली को मारना चाहता है तीर से, तो तीर से मछली मारेगा तो डायरेक्ट मछली को लग जाएगी या पानी में लगेगी? पहले पानी में जाएगी, पहले से घुसेगी, फिर मछली में जाएगी। वैसे मछली मत मारिए, बी वेजिटेरियन। उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या होता है कि यहाँ पर विथ द ट्रोपोस्फियर वाटर वेपर, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर में वो रेज आती हैं पहले, फिर हमारे अर्थ पे पहुँचती हैं, क्योंकि हमारा अर्थ चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। हमारे बीच में कहते भैया मैं तो ऐसे ऐसे ही से हूँ, बाद में हवा हवा लेते हैं हम क्या करें। तो ये धरती ना हमारे लिए ये सब एटमॉस्फेयर लेके टहल रही है, इसको क्या करना है, इसको अंदर से कोर से एनर्जी मिल ही रही है। बाकी हवा तो हमको चाहिए, अर्थ को थोड़ी चाहिए। इसका कोर जब तक चलेगा तब तक इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसका ध्यान देना चाहिए, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विद इन द ट्रोपोस्फियर वाटर वेपर, ट्रोपोस्फियर यानी एकदम नीचे वाली लेयर में जो वाटर वेपर होता है, ओजोन एंड अदर गैस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक। तो जो ओजोन होता है और वाटर वेपर है और अदर गैसेस, कुछ और गैसेस हैं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब मच ऑफ नियर, जो पास वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को। एंड वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द ट्रोपोस्फियर, और जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, कोई पार्टिकल डस्ट का हो सकता है या सॉल्ट का हो सकता है। स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम, तो वो स्कैटर करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू द स्पेस एंड टुवर्ड द अर्थ। तो वो दिखने वाली लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे वो स्पेस की तरफ भी स्कैटर करेंगे और हमारी अर्थ की तरफ भी स्कैटर करेंगे। भाई स्कैटर एक डायरेक्शन में तो नहीं होती ना, स्कैटर का मतलब फैल जाना, चारों तरफ फैल जाना, तो हर ओर जाएगी वो, ठीक। फिर दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई, और यही कारण है कि हमें जो कलर है स्काई का वो नीला नीला दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स से जब ऐसे रेज आती हैं, ऐसे टकराती हैं, तो उसको ऐसे फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ऐसे आई, जैसे मान लीजिए 5-6 रेज हैं शॉर्ट में, एकदम पास पास में, अभी मैंने बताया शॉर्ट वेव, एकदम पास पास में चिपके हुए ऐसे 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 आके टकराते हैं तो कहते हैं भैया ऐसे तो नहीं, अकेले जाओ तुम, लगती है खूब तेज से, फिर ऐसे सब फैल जाते हैं। अब फैल के सब ऐसे वहाँ गए, ऐसे पूरा चारों तरफ स्कैटर हो गए। तो यहाँ पे हमें इस वजह से स्काई का कलर जो है वो ब्लू दिखाई देता है। द रेड कलर ऑफ राइजिंग, तो कलर होता है, अब उसमें रेड भी होता है ब्लू भी होता है। तो यहाँ पे आप बता रहा है कि द रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग द सन, जो सन राइज करता है जब और सेट करता है उसमें हमें रेड कलर दिखाई देता है। एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई ऑल आर रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये आपके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये रेड और ब्लू क्यों दिखता है, तो उसमें लिखेगा स्कैटरिंग की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, किस वजह से, तो स्कैटरिंग सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे द इंसुलेशन रिसीव्ड एट अर्थ एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम 320 वाट पर मीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर की बात आ रही है, ठीक। 320 वाट, अब आपको पता है एनर्जी कैसे नापी जाती है, कितना वाट का बल्ब है, 7 वाट का बल्ब लगाया है, 8 वाट का लगाया है। पहले 100 वाट के बल्ब आते थे जो आपके ब्लू ब्लू होते थे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी, तो जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आता था, लोड ज़्यादा पड़ता था और गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो इस वजह से अब कहाँ जो बल्ब लगता था 100 और कहाँ 7, तो वाट का डिफरेंस है। 5 स्टार 4 स्टार ऐसे रेटेड आते हैं ना आपके अप्लायंसेस जो होते हैं। तो यहाँ पे 320 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। इन द ट्रॉपिक्स
और 70 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द पोल्स, यानी कितना बड़ा डिफरेंस है आप देख रहे हैं। देखिए 70 और 72 लगभग 4 टाइम्स, 4.5 टाइम्स इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। सबसे ज़्यादा इंसोलेशन कहाँ होता है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के ऊपर होता है। क्यों? वो भी आगे बताएगा। वेयर द क्लाउडीनेस इज लीस्ट, जहाँ पे क्लाउड कम होते हैं। इक्वेटर पे रेज सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, लेकिन इक्वेटर पे गर्मी सबसे ज़्यादा नहीं होती है। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ होती है? इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप कहेंगे हाँ ये तो भाई स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, देख रहे हैं आप कि जो इंसोल्यूशन रिसीव्ड ऑन द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे सबसे ज़्यादा मिलती है, सब ट्रॉपिक्स पे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? इक्वेटर पे हीट आती है, एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो लो प्रेशर से क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और क्लाउड फॉर्मेशन से एल्बिडो बढ़ जाता है, कवर कर लेगा, नो इंसोलेशन कम पहुँचेगी। तो ये चीज़ है। इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस इंसोलेशन दैन द ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक्स से कम इंसोलेशन यहाँ पे इक्वेटर को मिलती है, जनरली एट द सेम लैटिट्यूड, और जनरली सेम लैटिट्यूड पर द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट दैन ओवर द ओशन। और यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा कहाँ होता है? कॉन्टिनेंट के ऊपर, एक ही जगह पे, एक ही लैटिट्यूड पे ओशन को कम इंसोलेशन मिलेगी, और आपके जो लैंड है उसको, कॉन्टिनेंट है उसको ज़्यादा मिलेगी। विंटर की बात करता हूँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो ओशन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब कर लेगा जब वाटर है, वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और किसी ज़मीन को गर्म करेंगे एक फिर यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जाते हैं गैस पे, एक पतीला, खाली पतीला रखते हैं और एक पतीले के अंदर पानी रखते हैं, तो पहले पतीला गर्म होगा खाली वाला, या पहले पानी वाला पतीला गर्म होगा? ऑब्वियस सी बात है कि पतीला जो खाली है वही गर्म होगा। तो यहाँ पर जिसमें पानी है वो गर्म जल्दी नहीं होगा, उसका हीटिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। जनरली एट द सेम टाइम लैटिट्यूड इंसुलेशन ओशन इन विंटर द मिडल एंड हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। तो विंटर में क्या होता है? जो मिड और हाई लैटिट्यूड्स होते हैं, मिड लैटिट्यूड आपका और हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड मतलब मिड का मतलब होता है ट्रॉपिक्स, और हाई लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये आपका मिड पे आ गया, ये मिड लैटिट्यूड है। हाई लैटिट्यूड मतलब पोल्स के टुवर्ड्स, पोल्स की तरफ लैटिट्यूड हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिसीव लेस रेडिएशन, समर के कंपैरिजन में वहाँ पर रेडिएशन कम होती है। तो ये लाइन भी याद कर लीजिए। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम बात करने वाले हैं हीटिंग और कूलिंग की एटमॉस्फेयर के। The earth after being heated by insulation transmit the heat to the atmospheric layers near to the earth in long wave form। जो अर्थ है जब वो हीट हो जाती है इंसुलेशन यानी गर्मी से, तो ट्रांजिट करती है हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अब ये अर्थ है, ठीक, अब इससे एटमॉस्फेयर लगा हुआ है, इसको मैंने आपको बताया और आपको पता भी है ये चीज़ें, ये हवा की लेयर है, ठीक, एकदम पास में है। तो यहाँ से अब अगर अर्थ गर्म हुई, तो यहाँ पे अगर अर्थ गर्म हो रही है तो क्या इसके साथ लगने वाली हवा ठंडी रहेगी? नहीं, यहाँ पे जो है एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो ये भी गर्म होगा, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे ऊपर जब ये इसमें एनर्जी जाएगी, जो ऊपर एनर्जी छोड़ेगी उसको लॉन्ग वेव कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ से आ रही है, ठीक। लॉन्ग मतलब दूर दूर है, स्कैटर्ड हैं, थोड़ा कम पावर वाले हैं, ऐसे समझिएगा। फिर द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेयर ऑल्सो गेट हीटेड। और फिर ऐसे लेयर वाइज, पहले ये यहाँ पे इतनी हवा गर्म हुई, फिर इसके ऊपर वाली ये हवा गर्म हो गई, फिर इसके ऊपर वाली ये हवा इससे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और हर लेयर्स में ट्रांसफ़र हो रही है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। और इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को ही, जो कि एटमॉस्फेयर में लैंड से यानी सरफेस से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जा रही है, हवा गर्म हो रही है, इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर और इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। कंडक्शन तब होता है, अब मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी है, अब इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों एक दूसरे से ऐसे मैं मिला दूँ
तो 50-50 डिग्री सेल्सियस उसमें क्या कंडक्शन पॉसिबल है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। तो यहाँ पे अगर 50 है और यहाँ पे 100 है, तो 100-100 अगर यहाँ पे दोनों तरफ अगर 100-100 होता तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अब हाई है, हाई से लो की तरफ हीट जाएगी। तो अब मैंने इसको टच कराया तो ये 100 वाला भी इसको बराबर करने की कोशिश करेगा और देखेगा कि दोनों में लगभग जो है वो बराबर हो जाए, तो थोड़ी एनर्जी इसको देगा, ये 25 बढ़ेगा, वो 25 कम होगा, 75 पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। तो यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हुई और उसको 50 से बढ़ा दिया, और अपनी हीट इसने जब दी तो वो कम हो गया 25 से। ठीक, उसने 25 से बढ़ाया, 25 से कम हुआ, दोनों 75 पे आके रुक गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंडक्शन कहते हैं। तो अनइक्वल टेम्परेचर है तभी ये पॉसिबल है। ज़मीन गर्म है और ये सरफेस पे जो इसके ऊपर वाली हवा है ये ठंडी है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी। और यहाँ पे एक एनर्जी का फ्लो होता है वार्म यानी ज़्यादा से कूलर बॉडी यानी कम में। द ट्रांसफर ऑफ हीट कॉन्टिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर और कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन। तो कॉन्टैक्ट तब तक रहेगा, या तो फिर ऐसा हो कि यहाँ पे 75 होने से पहले मैंने इसको दूर कर दिया, अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 60 ही रह गया हो और यहाँ पे 90 है, क्योंकि 10 इसको दे दिया है, तो थोड़ा लॉस होता है इधर उधर, वो उस पर मत जाइए, चीज़ें समझने की कोशिश किया करिए एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब 90 ही रह गया, यहाँ पे 60 हुआ, 10 तो बढ़े, लेकिन ये रुक गई। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट हटा दिया। ठीक, कॉन्टैक्ट तो एयर का कॉन्टैक्ट तो हट ही नहीं सकता। तो द एयर इन कॉन्टैक्ट हीट, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए एनर्जी इज कन्फाइंड द प्रोसेस ऑफ, तो एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेज वर्टिकली, कॉन्टैक्ट ब्रोकन। कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग, जो कंडक्शन है वो इंपॉर्टेंट होता है हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो लोअर लेयर को ये एटमॉस्फेयर की हीट करता है। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, जो एयर कॉन्टैक्ट में है अर्थ के, राइजेज वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करेंट्स। तो वो जब हीट होंगी तो अपने आप वो करंट बन जाएंगी। करंट होंगी, हल्की होंगी तो भारी हवा नीचे आएगी, हल्की होंगी करंट के फॉर्म में तो वो ग्रेविटी छोड़ के ऊपर की तरफ भागेंगी। ठीक, फर्दर ट्रांसमिट्स द हीट ऑफ एटमॉस्फेयर, और वो ऊपर जाएंगी तो ऐसा तो है नहीं, अब उनको और ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी और ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर मिलेगा, टेम्परेचर कम होता रहेगा। तो जब उनको और ठंडी चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ भी एनर्जी का ट्रांसफर हमें देखने को मिलेगा, तो वो अपनी हीट को ट्रांसमिट करती रहेंगी। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल ये सरफेस है और ये है 100 है और ये 50 है, अब इसको मैंने 75 दे दी, ये 75 हो गई, ये 75 लेके ज़मीन तोड़ नहीं सकती, तो ये हवा उड़ गई, तो 75 गई, ऊपर वाले 50 में है तो उसको देगी देगी देगी, लेकिन ऊपर ये जा भी रही, ऊपर भी जा रही है और उस सबको ऐसे ऐसे स्कैटर देते हुए ऊपर की तरफ चली आ रही है। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। देखिए, अगर दो कॉन्टेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसको कंडक्शन कहेंगे, और जो वर्टिकल हीटिंग, जो ऐसे सीधा कंडक्शन से एनर्जी पहले मिली, पहले कंडक्शन होगा, फिर कंडक्शन से एनर्जी मिलेगी हवा को, हवा एनर्जी लेगी, कहेगी भैया अब मैं चली, मेरे पास एनर्जी आ गई है, तो वो कन्वेक्शन दिखाएगी। ठीक, पहले कंडक्शन से एनर्जी ली, अब कन्वेक्शन से एनर्जी दे रही है, बस ऐसा समझना है। ठीक, द कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फियर, और ये कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वो ट्रोपोस्फियर तक ही रहती है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने पहले ही बताया आपको कि जो कंसंट्रेशन है वाटर वेपर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मोस्टली जो पार्टिकल्स होते हैं, जो साल्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी हैं, वो सब कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो यहीं पे ही तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। अब आयनोस्फियर में थोड़ी होगी, जहाँ पे आयन्स अपने आप मस्ती में एग्जॉस्फियर में ऊपर आ जाइए, एग्जॉस्फियर में जहाँ अपने आप मस्ती में टहल रहे हैं सब, वहाँ नहीं होगी। ठीक, और द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। और एक चीज़ और है, अब यहाँ पे एक ट्रांसफर ऑफ हीट होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से। अभी तो हम ऊपर की बात कर रहे थे, अब एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, जैसे ऐसे ऐसे जा रही है ना एयर, हवा जा रही है, तो अब हवा सरफेस से कांटेक्ट में आ रही है, या फिर गर्म हवा कहीं पे जा रही है, अब वो गर्म हवा जहाँ जाएगी वहाँ गर्मी देगी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे लू चलती है गर्मी में ना, गर्मी में लू चलती है तो सोचते हैं अरे यार बड़ी गर्मी लग रही है, तो गर्मी लेके आती है तो गर्मी लगती है। और जब बारिश होने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, क्योंकि उसमें ठंड रहती है तो आगे आती है तो ठंड लेके चलती है, ठंड देती है आपकी बॉडी को तो ठंडी लगती है, और गर्मी देगी तो आपको गर्मी लगेगी। वही चीज़ है, वो हॉरिजॉन्टल है, वो एडवेक्शन है।
हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन वर्टिकल मूवमेंट। और यहाँ पे हॉरिजेंटल मूवमेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट तो केवल और केवल बारिश कराएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, जब एयर ऐसे जाती है तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे जाती है, अलग अलग जगह, कहीं लीवर्ड साइड में जाएगी, विंडवर्ड साइड में जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, कहीं पे बारिश कराती है, कहीं पे गर्मी लेके आती है, कहीं पे अप वेलिंग होता है, डाउन वेलिंग होता है, ये चीज़। ठीक, वो आगे हम अभी देखेंगे, ये करंट्स के बारे में पढ़ेंगे क्वेश्चन में। इन मिडिल लैटिट्यूड, अब मिडिल लैटिट्यूड की बात हो रही है। मिड लैटिट्यूड से आप हमेशा ये समझिएगा कि लैटिट्यूड कहाँ होता है, लैटिट्यूड आपका पोल और इक्वेटर, या इक्वेटर और पोल, और इनके बीच में पूरा ये लैटिट्यूड ही है, ऊपर ऊपर जाते जाइए लैटिट्यूड बढ़ते जाएगा आपका। तो मिड लैटिट्यूड मतलब समवेयर ऑन ट्रॉपिक्स, ठीक है। आइए मिडिल लैटिट्यूड, मोस्ट ऑफ डायurnal यानी डे एंड नाइट, दो टाइम में। डायurnal मतलब डे और नाइट, मोस्ट ऑफ डायurnal वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज बाय एडवेक्शन अलोन, और ये केवल और केवल एडवेक्शन की वजह से ज़्यादा होती हैं। एडवेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ पर डे और नाइट में वेरिएशन ज़्यादा किस वजह से होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको अगर दूँ तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। अगर आप देखेंगे तो रात में टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और दिन में टेम्परेचर गर्म रहता है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ट्रॉपिकल रीजन पार्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर अ सीजन लोकल विंड कॉल्ड लू इज आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए मैंने लू के बारे में पहले बताया, ये आगे बता रहा है, तो सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है, सब आपको बताएगा, बेसिक चीज़ें आपकी सारी क्लियर कर देगा, थोड़ा एडवांस लेवल भी इसमें बताता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की हम बात करते हैं। द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इज इन शॉर्ट वेव्स फॉर्म, जो आती है शॉर्ट वेव में है। मैंने पढ़ाया कि कम कम, ऐसे शॉर्ट से समझिए कि एकदम कम, ऐसे गुत्थम गुत्थी सब में एक के पास एक, हाईली चार्ज्ड, शॉर्ट जगह में ज़्यादा एनर्जी, कम जगह में ज़्यादा एनर्जी, शॉर्ट वेव हो गई। एंड हीट्स ऑफ द सरफेस, और हीट करती हैं सरफेस को। फिर द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी। अब जब हीट हो गई तो कोई चीज़ ज़्यादा हीट होगी तो अपने आप को अपनी हीट तो देगी ना, ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे रख लेगी अब जाने नहीं दूंगी, तो ऐसा होता नहीं है, तो वहाँ पे हीट को वो छोड़ती है। तो अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी। अब तक वो रिसीविंग बॉडी थी, रिसीव कर रही थी, लेकिन अब वो रेडिएट करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में ठंडी है, उससे कम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो वो एमिटिंग बॉडी हो गई। और ये कौन सी एनर्जी देती है, एंड इट रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म। लॉन्ग वेव का मतलब इसके पास सूरज से कम है, इसके थोड़ा बड़े बड़े बिखरे एनर्जी जाएगी, बिखरे रेज जाएंगी, इसकी दूर दूर जाएंगी, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होंगी, तो लॉन्ग वेव हो गया इसका, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। फिर दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, और ये जो एनर्जी है एटमॉस्फेयर को नीचे से गर्म करती है। ऊपर से डायरेक्ट कौन सा क्या गर्म होता है, ऊपर से डायरेक्ट गर्म होती है सरफेस, और सरफेस से फिर नीचे से एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इसको ही हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब, टेरेस्ट्रियल से आप एकदम ऐसे सोच सकते हैं, टेरिटरी यानी कोई रीजन, कोई टेरिटरी है, कोई रीजन है, तो उससे जो निकल रही हैं रेज, उस टेरिटरी से, उस टेरेस्ट्रियल से जो आ रहे हैं रेडिएशन, तो उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम कहेंगे। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस पार्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, और जो भी अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। Thus the atmosphere is indirectly heated by the earth radiation। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे बड़ी घुमाने वाली बात आएगी कि द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द सन और सोलर इंसोलेशन। तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, नो 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 नो, ना 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 ना। यहाँ पे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो सन से नहीं बल्कि वो अर्थ के रेडिएशन से गर्म होता है। हाँ, ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट एंड ट्रांसमिट हीट टू द स्पेस, और फिर वो हीट स्पेस में फेंकेगा, स्पेस से आ रहा है, जो जहाँ से आएगा वहीं जाएगा, लेकिन बस नीचे से जा रहा है, ठीक। ऊपर से आया, अर्थ गर्म हुई, फिर वो स्पेस में जाएगा। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू द स्पेस।
और अब क्या हुआ, जहाँ सन से आया था वहीं चला जाएगा। तो इसके लिए हम हीट बजट पढ़ते हैं कि कितना आया और कितना गया, कितना लॉस हुआ। आगे हम देखेंगे, सब कुछ बताएगा आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Finally, the amount of heat received from the sun return back to the space, thereby maintaining a constant temperature at Earth's surface and in atmosphere। तो यहाँ पे constant temperature बनाने की कोशिश की जाती है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को ना मिले, कि ऐसा हुआ कि आज 100 कैलोरीज की एनर्जी आई ना, अब वो 100 कैलोरीज की एनर्जी, अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना एग्जाम्पल, 100 कैलोरी की एनर्जी आई, 100 वाट की एनर्जी आई। अब वो 100 वाट में क्या हुआ कि सारी की सारी एनर्जी क्या हुई कि एब्जॉर्ब हो गई, या सारी की सारी एनर्जी वापस लौट गई। तो किसी दिन ऐसा होगा कि 100 में से 50 यूज हुई, किसी दिन ऐसा हुआ कि 100 में से 80 ही यूज हुई, किसी में से 100 में से 100 यूज हो गई, किसी दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही हीट हो गया, ऐसे ही हो सकता है ना। तो इसकी कांस्टेंट जो है, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वो वापस भेज देती है कि एक कांस्टेंट सा टेम्परेचर में स्टेबिलिटी बनी रहे। द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। अब हीट बजट के बारे में बात करते हैं, फिगर 9.2 देखेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं, उसके बाद हम फिगर देखने के बाद आगे पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, ये है आपकी अर्थ की सरफेस मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास है क्लाउड्स। क्लाउड में होता है अल्बीडो, एक चीज़ होती है अल्बीडो। अल्बीडो का मतलब क्या होता है कि अल्बीडो मतलब होता है कि आपकी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। जब ज़्यादा एल्बीडो होगा, हाइयर एल्बीडो यानी हाइयर रिफ्लेक्शन रेट। जैसे कि आपकी जो वाइट कपड़ा है, आप जब वाइट कपड़ा पहन के जाते हैं या फिर वाइट गाड़ी लेके जाते हैं, कार जिसके पास होगी वाइट, तो उसमें अगर आप देखेंगे धूप में खड़ी कर दीजिए और एक ब्लैक कार को धूप में खड़ी कर दीजिए, या आप ब्लैक शर्ट पहन के धूप में खड़े हो जाएं या ब्लैक या वाइट शर्ट पहन के धूप में खड़े हो जाएं, तो ब्लैक शर्ट जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कम करता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, यानी उसका एल्बिडो क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वाइट देखेंगे तो वो एब्जॉर्ब कम करेगा, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, तो उसका एल्बिडो क्या हुआ, उसका एल्बिडो हाई हुआ, ठीक। समझ गए आप। अब यहाँ पे देखिए, ये सरफेस है, फिर यहाँ से ऐसी रेज आई है, अब ये स्कैटर्ड रेडिएशन हुआ, ठीक। फिर इधर से ऐसे ये लौट गई, लौटी, -6 हुआ, 100% सोलर रेडिएशन इधर से आ रही है, ठीक। यहाँ से आई, फिर यहाँ से ऐसे लौट गई, ये 27 -27 रिफ्लेक्टेड बाई क्लाउड, स्कैटर्ड बाई, इसके ये स्कैटर्ड हुई स्पेस से, जब इधर से आ रही है सोलर रेडिएशन, तो स्पेस में कई सारे पार्टिकल्स हैं, स्कैटर्ड हुई तो -6 हो गया। फिर इधर से क्लाउड पे आई, तो क्लाउड से लौटी जब ये, तो -27 हो गया, क्योंकि क्लाउड का एल्बिडो हाई होता है। तो इसने 100 में से 27 यूनिट वापस भेज दी। फिर कुछ आएंगे तो कुछ सब सारी थोड़ी अब्जॉर्ब हो जाती हैं मिट्टी में, मिट्टी भी कुछ रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती ही ना तो ब्लैक होल हो जाता, ब्लैक होल हो जाता तो कुछ दिखता ही नहीं, ब्लैक ब्लैक होता, तो 100% एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो 100 में से 2 यूनिट ये वापस भेज देती है, ठीक। अब फिर यहाँ से आया, अब 14 यूनिट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, और कुछ तो एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि वो सन से जो इंसुलेशन आती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, वो एब्जॉर्ब करती है किसको, वो नीचे से जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन एक और उसका भाई बैठा हुआ है, वो भाई क्या है, वाटर वेपर, वो तो एब्जॉर्ब करता है, और कुछ और गैसेज होंगे, कुछ और पार्टिकल्स होंगे जो जिनके ऊपर पड़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है, ज़मीन में क्या किससे बना है, मिट्टी से बना है, डस्ट से बना है, डस्ट से, रॉक्स से बनी है, तो वो जो डस्ट का पार्टिकल तो उसमें भी उड़ रहा है। जब आपका डस्ट का पार्टिकल ज़मीन में ऑब्जॉर्व कर सकता है सरफेस पे, तो वो डस्ट का पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो एब्जॉर्व नहीं करेगा, बिल्कुल एब्जॉर्व करेगा। हाँ ये है एकदम छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे होंगे तो कम एब्जॉर्व करेंगे, लेकिन वही छोटे हज़ारों किलोमीटर में फैले हुए हैं, कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, तो छोटे छोटे मिल के अगर कुछ नहीं हुए तो 1 किलो तो बनेंगे ना, अगर 1 किलो बने तो 1 किलो तो एब्जॉर्व कर रहा है ना, बस ऐसे एब्जॉर्व कर लेगा। तो यहाँ पे +14 यहाँ पे एब्जॉर्व हो जाती है। जब इधर देखिए ये +14 एब्जॉर्ब हुई, लेकिन जब ये एब्जॉर्ब हुई तो ये बाहर गई, ये यहीं एटमॉस्फेयर में रह गई, ये एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगी, ये वापस नहीं जा पाएगी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए एक लॉन्ग वेव रेडिएशन का है, ये देखिए इसमें आ रहा है, तो रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ, तो अर्थ से -17 जा रहा है, -17 यूनिट, रेडिएटेड टू स्फीयर बाय एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से -48 जा रही है। लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात हो रही है।
ये सन से आने वाली रेडिएशन की बात है, और ये लॉन्ग वेव यानी ज़मीन जो हीट हुई और इसने एनर्जी एमिट करना शुरू किया, तो ये उसकी बात हो रही है, यानी ज़मीन से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन की वजह से 9 + 9, और यहाँ से कंडेंसेशन हुआ, ऊपर गई कंडेंसेशन +19, फिर यहाँ पे देखिए 6 और -17। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। हीट बजट, तो ये डिपेंड करता है अर्थ एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया देखें तो ना वो एक्यूमुलेट करती है, एक्यूमुलेट मतलब एक्यूमुलेशन होता है, संग्रह होता है, ना वो एक्यूमुलेट करती है और ना ही वो लूज करती है हीट को। इट मेंटेन्स इट टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है। दिस कैन हैपन, ये सिर्फ तभी हो सकता है इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इक्वल टू अमाउंट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये तभी पॉसिबल है जब कोई चीज़ मेंटेन कैसे होगी, इक्वल कैसे होगी कि जितना पैसा आपने मुझको दिया, आपने मुझको 100 रुपये दिए तो मैं आपको 100 रुपये वापस कर दूँ, तभी तो इक्वल हुआ ना। नहीं तो आपने मुझे 100 दिया, मैंने आपको 50 दिया, तो 50 का घाटा हो गया आपको, आप अगली बार 100 मुझको देंगे ही नहीं है। पर ऐसा सन नहीं है, ऐसा सन देगा। और अर्थ भी ऐसी नहीं है कि ना दे, वो दोनों अच्छे हैं, इसलिए अच्छे बनिए आप भी रिलेशनशिप में। अच्छे बनिए, आप दीजिए 100, आप दीजिए तो 100 उससे वापस भी लीजिए, और वो उसको देना भी चाहिए 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर दैट इंसुलेशन रिसीव्ड एट द टॉप, कंसिडर दैट द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर 100% एटमॉस्फेयर पर रिसीव होता है। वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ स्कैटर हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ओनली द रिमेनिंग पार्ट रीचेस, कुछ और सिर्फ उसमें से जो बची हैं वही नीचे आ पाती हैं। रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, और लगभग 100 में से 35 होती हैं यूनिट्स जो वापस भाग जाती हैं। ठीक, बैक टू स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, वो अर्थ के सरफेस पर ही नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही उनको कभी क्लाउड स्कैटर कर देता है, कभी कोई सैंड और डस्ट पार्टिकल हो गया वो उसको वापस कर दिया, और कभी वाटर वेपर है, ये सारी चीज़ें। वाटर वेपर 100% एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा, पानी है, पानी एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन ऐसा इतना नहीं है कि पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। 100% होता ब्लैक होल हो जाता, फिर वही बात आ गई, ब्लैक होल नहीं है ना, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो ऑफ दीज 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। अब इसमें से देखिए, अब इन 35 में की बात कर रहा है, 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लाउड्स। 27 यूनिट क्लाउड से, 2 यूनिट स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया से। स्नो एंड आइस कवर्ड जो आपके माउंटेन्स वगैरह पे ऊपर ऐसे स्नो होते हैं ना, वो वाइट कलर के होते हैं। जब वाइट कलर के हुए तो एल्बिडो उनका हाई हुआ, ठीक, तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उनको। अब माउंटेन है, ऐसा माउंटेन है, माउंटेन को मैंने सफ़ेद कपड़ा इतना ऊपर पहना दिया है, ब्लैक कपड़ा पहना था तो एब्जॉर्ब करते, सफ़ेद कपड़ा पहनाया है, बर्फ उनका सफ़ेद कपड़ा ही है, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। आइए, ऑफ द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ द अर्थ। अब यहीं पे बता रहा है कि एल्बिडो होता है, जो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं वो एल्बिडो कह जाएंगे। एंड द रिमेनिंग 65 यूनिट आर एब्जॉर्ब्ड, और जो 65 यूनिट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। 14 यूनिट विद इन द एटमॉस्फेयर, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर में ही रुक जाती है, और जो 51 यूनिट अब इसमें से बची, वो 100 में से 35 माइनस करेंगे तो 65 आएगा ना, तो 65 आ रही है। 65 में से 14 जो है एटमॉस्फेयर वाले, जो आपके वाटर वेपर वगैरह हैं, जो सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स और पार्टिकल्स हैं ना, भैया रुक जा बाबू, आ जा मेरे पास, आ जा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मुझको भी कुछ देते जाओ भाई, खाना पीना ना, खर्चा पानी वो ले लेते हैं अपना। फिर द अर्थ रेडिएट्स बैक 51 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे अर्थ के सरफेस पर 51 यूनिट आई, तो अर्थ रेडिएट करती है 51 यूनिट को इन फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ऐसा होगा नहीं कि 100% कर दे, बट यूनिट लिया गया है। 51 यूनिट तो किसी को रिसीव होगी, तो 51 यूनिट वो दे ही नहीं, क्योंकि उसको कूल होना है। तो ठीक, आइए यहाँ पे चलते हैं। तो 51 यूनिट वो वापस करती है, कुछ वेरिएशन हो सकते हैं ऑफ दी, जिसमें से 17 यूनिट आर रेडिएटेड टू स्पेस डायरेक्टली। तो जो 17 यूनिट है वो डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है, 17 यूनिट रेडिएटेड टू स्पेस डायरेक्टली। जो 34 बची है और एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, और उसमें से 34 यूनिट फिर से एब्जॉर्ब हो रही है, यानी पहले 14 फिर 34 और एब्जॉर्ब हुई 6, जिसमें से इन 34 में से 6 यूनिट आपकी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर। डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए और पार्टिकल्स हो गए और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो नन्नो पुन्नो बैठे हुए हैं, वो सब कहते हैं भैया हमको चाहिए खाना खाना खाना, उनका खाना ऐसे ही है, वो खाना अपना ले लेते हैं। ठीक है, 9 यूनिट थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस। अब यहाँ पे कन्वेक्शन होता है,
और टर्बुलेंस होता है जैसे कि हम देखते हैं कन्वेक्शन का मतलब होता है कन्वेक्ट एयर जो है उसमें जाएगी, फिर उस लेयर बाय लेयर एक दूसरे में जाएगी। टर्बुलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विंड है तो इसमें इन दोनों के बीच में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड 19 यूनिट्स थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और जो 19 यूनिट है वो एब्जॉर्ब होती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब होता है जब कंडेंस होती है और वो कंडेंस होके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेपर बना, वेपर ऊपर गया, वो ठंडा हुआ। जब ठंडा हुआ तो वो वेपर जो है वो जब वाटर के फॉर्म में आने लगेगा ना तो हीट रिलीज करता है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करी है उसने। जब हीट एब्जॉर्ब करी है, ऊपर ठंडा हुआ तो हीट छोड़ेगा भी ना। आप यहाँ से हीट लेके जा रहे हो, क्या लेके गए? आपको मैंने एनर्जी दे दी। अब एनर्जी ऊपर जाके धीरे धीरे आप एनर्जी रिलीज करोगे, तो एनर्जी जब रिलीज करेगा तो उसे ही जो लेटेंट हीट है वो कहते हैं। तो कंडेंस जब हुई थी वो, तो जब वो कंडेंस होगा तो हीट रिलीज करेगा, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जब वो वाटर के फॉर्म में दोबारा लौटेगा तो उसने जो नीचे एनर्जी ली हुई थी वो एनर्जी वापस करेगा कि जाओ भैया अब मेरा काम हो गया है, मैं फिर से पानी बन गया, मुझको ताकत की ज़रूरत नहीं है। हम लोग होते तो खा लेते, कहते हैं भैया एक बार खा लिया तो फिर खा लिया। 48 यूनिट होता है, 48 यूनिट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, और 48 यूनिट जो है पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा। यहाँ पे देखिए आप, जिसमें से 14 यूनिट फ्रॉम इंसोलेशन, 14 यूनिट इंसोलेशन से होता है। और इधर आइए 34 यूनिट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन are also radiated back into the space, and thus the total radiation returning from the earth and the atmosphere respectively is 17, इसको जोड़ दीजिए, और 48 उसको, यानी 65 है। तो जो रेडिएशन है रिटर्न करती है अर्थ से एटमॉस्फेयर में, अर्थ और एटमॉस्फेयर से, वो है 65 यूनिट्स, विच बैलेंस द टोटल 65 यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, जो कि बैलेंस कर देती है, 65 आए और 65 गया। दिस इज टर्म द हीट बजट और हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, और इसी को हम कहते हैं हीट बजट या हीट बैलेंस, यानी जितना आया उतना गया। तो बस इसको ऐसे समझ लीजिए। आप बताइए समझ में आया नहीं आया? इसको एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, और या फिर मेरी वीडियो बैक करके एक बार और देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं। आएगा, एनर्जी लेगा, खाएगा, छोड़ देगा, बस यही बात है कि मैं आया ऐसे पकड़ लिया, मैं ऊपर गया छोड़ दिया, बस वही एनर्जी है, वही ये बता रहा है। दिस एक्सप्लेन वाई द अर्थ नाइदर वार्म्स अप नॉर कूल्स डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस। और यही कारण है कि जो अर्थ है वो न गर्म होती है न ठंडी होती है, उसको जो जैसा मिलता है वैसी रहती है, फिर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। आइए नीचे चलते हैं। वेरिएशन इन नेट हीट बजट एंड अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिलता है नेट हीट बजट में और अर्थ के सरफेस में। जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन किया गया, ये जो वेरिएशन होती है एटमॉस्फेयर में, रेडिएशन रिसीव्ड एट अर्थ सरफेस, सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन बैलेंस व्हाइल द अदर पार्ट हैज डेफिसिट। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जितनी आई पूरी की पूरी जो है रेडिएट बैक कर गई, सरप्लस, और कहीं ऐसा होता है कि कम गई। फिगर 9.3 में देखते हैं हम, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए सोलर रेडिएशन ये है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये है, यानी इतनी सोलर रेडिएशन हमें रिसीव हुई, लेकिन यहाँ पे हमें इतना गया हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इधर देखेंगे तो ये आपकी सोलर रेडिएशन है, लेकिन इससे अबव हो गया हमारा क्या, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो कहीं पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा, कहीं पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज़्यादा, तो यही चीज़ बता रहा है, आगे आप उसको समझेंगे। चलिए देखिए, फिगर 9.3 डिपिक्ट्स द लैटिट्यूडनल वेरिएशन। अलग अलग लैटिट्यूड पे यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। द नेट रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेयर सिस्टम, जो एटमॉस्फेयर सिस्टम होता है। द फिगर शोज दैट देयर इज सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बैलेंस बिटवीन 40 डिग्री, यहाँ पे देखिए ये 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी 40 डिग्री नॉर्थ ये, 40 डिग्री नॉर्थ ये, और 40 डिग्री साउथ ये। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोल्स, जिसमें से क्या होता है कि रीजन्स में नियर द पोल्स हैव डेफिसिट, और पोल्स में ये डेफिसिट में आ जाता है, यानी पोल्स में ये कम हमें देखने को मिलता है। द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक्स इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पोल वर्ल्ड। जो सरप्लस हीट एनर्जी है, क्योंकि ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव हो रहा है ना, उसके कंपैरिजन में बाहर कम जा रहा है, तो ये अब किस तरफ भागेगी, ये पोल्स की तरफ भागेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है यहाँ पर। तो इस वजह से हमेशा हीट देखेंगे आप किस तरफ भागती है, आपकी पोल्स की तरफ भागती है। ठीक,
redistribute होती है poleward, and as a result the tropics do not get progressively heated up due to accumulation of excess heat। और यही रीज़न है कि यहाँ पे जैसे आज गर्म हुई, आज इसके पास एक्स्ट्रा 20 है, कल इसके पास एक्स्ट्रा 20 और आ गए, परसों इसके पास एक्स्ट्रा 5 और आ गए, अगले दिन इसके पास एक्स्ट्रा 50 आ गए, अगले दिन और 50 आ गए, तो ये तो बहुत हीट हो जाएगी। ये तो हीट होते 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 एक दिन ऐसा आएगा ये तो आग का गोला बन जाएगी, भस्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आज इसके पास 50 है, फेंक दिया इसने पोल पे, जा भाई ले, मीम चल रहा है ना, ले भाई ले, हीट आई इसके पास ज़्यादा हुई, ले तेरे पास कम है भाई, ले ले हीट, आ जा हीट, जा पोल के पास, आ जा आ जा, ऐसे होता रहता है। ठीक, तो हाई लैटिट्यूड गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू एक्सेस डेफिसिट, एक्यूमुलेशन ऑफ हीट और हाई लैटिट्यूड। और इस वजह से जो हाई लैटिट्यूड होते हैं वो परमानेंटली फ्रोजन अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस डेफिसिट है। एक्सेस डेफिसिट यानी जितनी डेफिसिट होनी चाहिए उससे ज़्यादा डेफिसिट है, समझ में आया। टेम्परेचर की बात करते हैं, द इंटरेक्शन ऑफ इंसुलेशन विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस क्रिएट हीट। जो इंटरेक्शन है इंसुलेशन का, यानी जो रेज आ रही हैं एटमॉस्फेयर से और अर्थ के सरफेस से, नीचे अर्थ के सरफेस से ये आ रही है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, ये रेज आ रही हैं ऐसी, तो यहाँ पे जो पार्टिकल वगैरह मिले इनसे हुई, इन्होंने जो एब्जॉर्ब किया, फिर ये नीचे आई, फिर इससे इंट्रैक्शन हुआ विच इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्रिएट करती है हीट। अब ये आएगी तो हीट देगी, जब रेज आएगी तो हीट देगी ना। दूध वाला आएगा तो दूध ही देगा ना, पानी वाला आएगा पानी देगा, ठीक है। साफ़ सफाई करने वाले आएंगे तो साफ़ सफाई करके जाएंगे, ठीक। जो आएगा जिस काम के लिए आएगा, तो जब रेज आएगी तो हीट ही तो देगी, तो जब रेज आई हीट दी, गर्मी दी, तो वही हीट है। और जो हीट को टेम्परेचर किया जाता है, क्रिएट हीट विच इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। और उस हीट को, कितनी हीट है, कम हीट है, ज़्यादा हीट है, उसको हम टेम्परेचर के रूप में जो है मेज़र करते हैं कि 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 200 डिग्री है, भस्म हो गया सब। वाइल हीट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जबकि जो हीट है वो रिप्रेजेंट करती है क्या, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, कंप्राइजिंग अ सब्सटेंस, जिसमें जैसे हीट है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कंप्राइजिंग अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की, जिसके अंदर किसी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ठीक। द टेम्परेचर इज मेजरमेंट इन डिग्री ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द थिंग और प्लेसेस। और जो टेम्परेचर होता है वो मेजरमेंट होता है किसकी, डिग्री का, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है। कम होगी तो कोल्ड होगी, ज़्यादा होगी हॉट होगी, माइनस में होगी तो सियाचिन वगैरह में जाइए, -20, 30, 40 में पहुंच जाइए, तो ठीक है। फिर से इसको पढ़िए, वाइल हीट रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कंप्राइजिंग अ सब्सटेंस। हीट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट को, किसी पार्टिकल के, किसी सब्सटेंस के, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो उस मॉलिक्यूलर का ही या उस ऑब्जेक्ट का ही या उस सब्सटेंस को ही बताता है डिग्री में कि कितना हॉट है, कितना कोल्ड है। ये चीज़ आप लिखेंगे तो ये लाइन आ सकती है थोड़ा कंपैरिजन में कि हीट और आपके यहाँ पे देखिए हीट है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लीजिए, आपके मेंस में भी आ सकता है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला क्या आता है, द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, कि वो किस लैटिट्यूड पे है, ट्रॉपिक्स पे है या फिर पोल्स पे है, सब ट्रॉपिक्स पे है, क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे पोल्स पे कम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो टेम्परेचर भी कम होगा, हीट कम, टेम्परेचर कम। द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, एल्टीट्यूड कितना है, ऊपर है या नीचे है। फिर द डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितनी दूरी पर है, क्योंकि सी है तो सी में जाएंगे तो वहाँ पे सी के पास जो लैंड ब्रिज है, सी ब्रिज है, वो चलती रहती है, सी ब्रिज आएगी तो थोड़ा ठंडा करेगी, बारिश होगी टेम्परेचर डाउन जाएगा। द एयर मास सर्कुलेशन, एयर मास का सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि ठंडी ठंडी हवा पोल से आ रही है, अब सब ट्रॉपिक्स पे हैं, फ्रंट क्रिएट कर रही हैं, नीचे पूरा टेम्परेचर ठंडा हो गया है और ऊपर से गर्म गर्म हवा हो गई, लेकिन नीचे वाले को क्या फील होगी, उनको फील होगी ठंडी ठंडी हवा, तो ठंडी लग जाएगी, ठीक है। 4 द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, तो यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है किसकी, वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स की, इनके ऊपर डिपेंड करता है। लोकल एस्पेक्ट्स, वहाँ पे लोकल वेरिएशंस हो सकती हैं, कहीं पे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, उसमें लोकल इन्फ्लुएंस क्या है,
ऐसे आई वेस्टर्न घाट पे, ऐसे 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 रेज आई, और ये हमारा अरावली वेस्टर्न घाट्स हमारे हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, इनसे टकराई तो जो मॉइस्चर लिया हुआ था उन्होंने अरेबियन सी का, वो मॉइस्चर जो है वो ऐसे रुक गया यहीं पे, कंडेंस हो गया, या फिर ओरोग्राफिक ऊपर गया ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गई वहाँ पे। तो ऐसे यहीं पे रेन हो गई, खूब ढेर सारी रेन हुई, तो क्या हुआ, रेन हुई तो टेम्परेचर ठंडा हो गया। तो लोकल एस्पेक्ट है ये, हर जगह तो नहीं होता है ना, हर जगह थोड़ी मिल जाएगा उसको कि हर जगह पहाड़ी मिल जाए। ठीक, विंडवर्ड साइड लीवर्ड साइड हो गया। अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं इसको। द लेटीट्यूड, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसुलेशन रिसीव्ड। जो टेम्परेचर होता है किसी प्लेस का वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी इंसुलेशन उसने रिसीव करी है।